कर दीजिए। था सिलसिला भी बात का इतना नया नहीं, जो कह सके न दिल की, जो अब तक कहा नहीं। कहता रहा जो उसको था कहना बहुत, मगर हमने सुना वही कि जो उसने कहा नहीं। होता रहा करीने से, होना नहीं था जो, होना था लाजमी जो अक्सर हुआ नहीं। मुझको पता है खुद का मुजरिम हूं, इसलिए खुद मैंने खुद को सामने हाजिर किया नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए सुर पटल पर। नववर्ष के कदमों की आहट तेज होती जा रही है। गुलाबी सी ठंडक मन मोहती जा रही है। गुजरते वक्त के साथ वर्ष भर की खूबसूरत यादों को आंखों में बसाए नए साल में कुछ और नया होने की उम्मीद मन में सजाए। कुछ खूबसूरत मुलाकातों को सहेजती तस्वीरों की एल्बम को देख मुस्कुराते हैं और कुछ और नई मुलाकातों की तस्वीरों के लिए जगह बनाते हैं। तो आज जिनसे हम मिलने वाले हैं, चलिए उन्हें बुलाते हैं। उन्हीं की पंक्तियों के साथ आचल बैठे दिल का मसला निपटाएं। आचल बैठे दिल का मसला निपटाएं। रोजाना यूं जीना मरना ठीक नहीं। दरवाजे से मुड़ने का दिल कर जाए, रिश्तों का ऐसा हो जाना ठीक नहीं। आलोक अविरल जी। प्रमोद भाई, उन्हें जोड़ दीजिए। बहुत नमस्कार बहुत पूनम जी, स्वागत कैसी हैं आप? है। धन्यवाद एकदम बढ़िया। धन्यवाद। आप बहुत बताएं। खूबसूरत आगाज किया है आपने। बहुत संचालन शुक्रिया। तो खैर और आप कमाल का करती ही हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमें वक्त देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। जी, और सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को आलोक कविरल का सादर नमस्कार, प्रणाम। तो चलिए, आपकी एक छोटा सा परिचय देने की मैं फॉर्मेलिटी भी कर देती हूँ। जिंदगी की कहानी में अपना किरदार निभाते हुए, रास्तों की मुश्किलों से गुजरते लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए, हालातों से हार ना मानना, चुनौतियों से इश्क कर बैठना, अपनी हम्म। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना, पॉकेट मनी के साथ साथ अपना पूरा खर्चा खुद उठाना, भाषा सीखने का जुनून, घर का शायराना माहौल, फैसलों में ईमानदारी और कुछ कर गुजरने का विश्वास। आत्मविश्वास यूं ही तो लहजा नहीं बन जाया करता। एक अच्छे एंकर और एक अच्छे वक्ता, खूबसूरत आवाज के साथ साथ खूबसूरत अंदाज भी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के लिए और क्या चाहिए। जिंदगी से जो भी सीखा उसे सिखाने का जज्बा, समाज से जो लिया उसे लौटाने का हौसला, स्पेशली एबल्ड बच्चों का संबल हो जाना एक काबिले तारीफ फैसला, जीवन संगीत का लुत्फ उठाते हुए अपना किरदार निभाते हुए, रिटेल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में विशिष्टता, इंडियन ऑयल में महाप्रबंधक एंड वन ऑफ द टॉप 100 रिटेल माइंड्स ऑफ इंडिया। क्या बात है। ये तो था जो हमने आपके बारे में खोज निकाला। अब आपसे आपको थोड़ा और बेहतर जानना है हमें। तो आप कहें तो शुरू किया जाए, सवालों जवाबों बिल्कुल, का मैं तो सिलसिला। ये कहूंगा कि इंटरव्यू तो हो गया। आपने इतना खोज निकाला है कि अब बचा क्या बताने के लिए। खैर, नहीं, शुरू अभी करते एक हैं। इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है। तो जी। वही बस आज हमें जानना है। यही कोशिश रहेगी, कुछ आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपको जाना जा सके। इस वक्त आरएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरणा सिंह हमारे साथ हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने रहिएगा। अभिनंदन और अभिनंदन। चलिए, उस ईश्वरीय शक्ति का स्मरण करते हुए जो लेखन को आधार और सोच को विस्तार देती है, उनके आशीष के साथ मैं आपसे पहला प्रश्न यही पूछूंगी कि आप अपने बारे में जो कुछ और बताना चाहें, और ये जरूर बताइएगा कि आपने जो अपना तखल्लुस, अपना पेन नेम अविरल रखा, तो ये कैसे सोचा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे तो आपने बहुत कुछ बता दिया है। तो सच्चाई ये है कि मैं लिख तो रहा हूँ बहुत कम उम्र से। जब मैं
13.5 साल का था तब से लिख रहा हूँ। हम्म। मेरे फादर भी पोएट थे और उन्होंने वेवल के नाम से लिखते थे, गणेश प्रसाद श्रीवास्तव वेवल के नाम से लिखते थे। हम्म। सोम ठाकुर, गोपाल दास नीरज, रमानाथ अवस्थी, कुंवर बेचैन, ऐसे लोग बड़े दिग्गज कवियों के साथ उन्होंने मंच वगैरह भी साझा किया। तो ये जो कुछ भी मेरे अंदर है ये मेरे खून में है, मेरी जीन्स में है और मेरे पिताजी से मुझे विरासत में मिला है। हम्म। लेकिन मैं लिखता रहता था, लिखता रहा, लेकिन कभी सामने खुल करके मंचों पे या इस तरह से नहीं आया, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में आ गया इंडियन ऑयल में, और उससे पहले भी नौकरी कर रहा था। तो मुझे कभी इतना वक्त मिला ही नहीं कि मैं बाहर कहीं निकल सकूं या कहीं अपनी बात कह सकूं या कभी किसी मंच पर आऊं। तो हुआ यूं कि मैं उस वक्त बॉम्बे में था, पोस्टेड था वहाँ पे, और ब्रांडिंग डिपार्टमेंट देख रहा था अपना। और वहाँ एक प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप के लिए एक सज्जन आए, उनका नाम है दानिश शेख, जो कि पासबान अदब के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने मुझसे स्पॉन्सरशिप के लिए बातचीत की। जब वो चलने लगे तो चलते चलते मेरे मुंह से निकल गया कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या लिखते हैं, कुछ सुनाइए। मैंने सुनाया, उनको पसंद आया, उन्होंने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में जो है उन्होंने कहा मैं इसे वायरल करूंगा और आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सरकारी नौकरी करने वाले लोग या जो पीएसयूज में काम करते हैं वो जानते हैं, वो नैसर्गिक रूप से भीरू होते हैं। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ये भाई ठीक नहीं है, लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरे जो है नियम कानून क्या हैं, सीडीए रूल्स मेरा क्या कहता है, मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। खैर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जब तक कि मैं अपनी कंपनी के बारे में या अपने देश के बारे में या कोई ऐसे गलत कमेंट अगर नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई क्रिएटिव काम कर रहा हूँ तो उसके लिए कंपनी आपको कभी मना नहीं करती, बल्कि प्रोत्साहित ही करती है। हाँ। तो फिर खैर मैंने, वो बात आई गई हो गई, मैंने उनको उस वक्त तो मना कर दिया, पर उन्होंने, उनका एक प्रोग्राम होने वाला था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। आई थिंक दिस इज 2017 और 18 की बात होगी, क्योंकि इस बीच में इस दौरान यदा कदा मैं कहीं कहीं पढ़ता रहा, छपता रहा, वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से बाहर आने का वो मौका नहीं मिला। तो उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जो प्रोग्राम होने वाला था उसमें उन्होंने मेरा नाम दे दिया। तो अब चूंकि नाम जा चुका था, पोस्टर में आ गया था। अब आलोक श्रीवास्तव जो हैं, सभी को पता है कि एक बड़े रिनाउंड पोएट हैं आलोक श्रीवास्तव। हालांकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन अगर कद में कहें तो शायद बड़े हैं मुझसे। तो उनके पास फोन आने लगे कि क्या आप बॉम्बे आ रहे हैं। तो उन्होंने मना किया, नहीं मैं तो नहीं आ रहा। खैर शो हुआ, शो में जो संचालक महोदय थे उन्होंने उनकी पंक्तियों से मुझे बुलाया। तब भी मेरी समझ में नहीं आया, बट वो जब प्रोग्राम उर्दू की ईटीवी में प्रोग्राम जब टीवी पर आया, देन सडनली आई रियलाइज, मैंने कहा अरे ये क्या है। तो ये तो मेरी पंक्तियां नहीं है, तो आलोक श्रीवास्तव जी की पंक्तियां हैं जिससे उन्होंने मुझे बुलाया। तब मुझे लगा, मैं, क्योंकि एक आलोक श्रीवास्तव और भी हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी भी एक किताब मेरे पास है, वेरा उन सपनों की कथा कहो। आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में थे शायद। तो मैंने कहा वही पुलकेशिन तृतीय नहीं बनना है मुझे, यानी आलोक श्रीवास्तव तृतीय नहीं बनना है। तो मेरे पास मेरा मुझसे भी अपना पूछा गया था कि आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं क्या। तो मैंने कहा कि मेरा अपना पेन नेम होना चाहिए मेरे पास में। तो मैंने कुछ जो है वो ऐसे नाम सेलेक्ट किए, 8-10 जो मुझे पसंद थे, और फिर मैंने अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों में, वैसे ही सबको व्हाट्सअप कर दिया। मैंने कहा बताइए इनमें से कोई 4 नाम या 5 नाम जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको। तो अविरल उनमें से एक नाम था। फिर मैंने वो नाम जो है वो मैंने अपने भांजे की वाइफ मेरी जो है वो एस्ट्रोलॉजर है और अच्छी उनकी पकड़ है, ज्योतिषाचार्य हैं, तो मैंने उनको भेज दिया। आप बताएं, शिप्रा उनका नाम है। मैंने कहा शिप्रा आप बताइए कि जो है मैं क्या नाम अपना रखूं। तो उन्होंने कहा मामा जी आप अविरल रख लीजिए अपना नाम। तो इस तरह से हम लोग अविरल हो गए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जी खूबसूरत भी लगता है, ए। हाँ, या वैसे तो देखा जाए मेरे नाम में और भी चीजें हैं। अगर आप आलोक को अगर ब्रेक करें तो ALOK, तो आलोके भी हूं मैं। और अगर अविरल को अगर आप देखें तो अवायरल भी हूं मैं,
यानी वायरल अपने आप वाह, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। और लोग के वायरल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, चलिए प्रेरणा जी बढ़ते पूछ रही हैं हैं आप भी अगले। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? ऐसा सच्चाई तो नहीं है एग्जैक्टली हुँ, कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि, बल्कि आज ही हुँ, मैंने से किसी से ये प्रश्न पूछा कि वो स्थान, वो समय, वो दिशा बताइए जहां पर ईश्वर नहीं है। हाँ। अच्छा, खुर्रम नूर साहब कह रहे हैं आज मालूम हुआ ये राज। पूनम जी ने निकलवा लिया ये राज। तो ईश्वर में जब आस्था है तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पता नहीं मन में आया, मैंने ऐसे ही उनको ये नाम सारे भेज दिए और उन्होंने जो नाम सजेस्ट किया वो रख लिया, और तब से हम अविरल हैं, अविरल चल रहे हैं, अविरल रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और खुर्रम जी, प्रेरणा और आरएन सिंह जी, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज देखते हैं क्या-क्या राज सामने आते हैं हमारे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जी, हम सब आप जानते हैं खतरनाक कि खतरनाक प्रश्नों की आपने लगता है नहीं, एक नहीं, फेहरिस्त बिल्कुल नहीं, बनाई बिल्कुल नहीं। नहीं, है। मैं बहुत आसान सवाल पूछने वाली हूँ। आप जी। मोटिवेशनल स्पीकर हैं ही हैं, तो आप इसका बहुत आसानी से जवाब दे पाएँगे कि हम सब जानते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, लेकिन फिर भी कभी न कभी नकारात्मक चीज़ों से घिर जाते हैं। जब हम्म। आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप क्या करते हैं? किस इंसान से बात करना पसंद करते हैं? किसे बताना, या खुद ही पेप टॉक्स करके अपने आप के साथ अपने आप को वापस पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं? दो चीजें हैं, मुझे पता नहीं ईश्वर ने कैसा बनाया, मुझे नहीं मालूम। पर पहली बात तो ये कि यदि मैं कभी भी परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, या जिस दिन बहुत डाउन फील करता हूँ, तो उस दिन मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं घर हाँ, आया, खाना वाना नहीं खाया और सो गया, बस हाँ, सिर्फ सोने का काम है। और मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, फिर मेरा दिन नए तरीके से शुरू होता है, फिर मैं उसको कैरी नहीं करता। तो ये हाँ, शायद बहुत ईश्वर, खुशनसीब है फिर तो। जी सही, ये ईश्वर की कृपा है। और हुँ, दूसरी चीज ये है कि मैं ऑटो सजेशन में बिलीव करता हूँ, और मुझे हुँ, जरूरत नहीं पड़ती वाकई में। वेस, तो मैं कई बार जो है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जिसमें एक चीज, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही सिखाई थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, खुदा बता तेरी रजा नहीं क्या है। सीखा। तो अपने आप को खुद बिल्कुल, मजबूत करिए। और कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं, जिनमें से एक लाइन मेरी यूं है कि जब पैर थकें तो और चलो, खुद राह कहीं मुड़ जाएगी। जब पैर हुँ, थकें तो और चलो, खुद राह कहीं मुड़ जाएगी। पल पल होती प्यासी भटकन यहीं कहीं जुड़ जाएगी। जो चलते हैं बस चलते हैं, उनको मंजिल से क्या लेना। इस शहर हुई है रात, अगर उस शहर सुबह मिल जाएगी। तो क्या रात और बात! क्या बात! सुबह जो है वो तो दिन, वो एक प्रक्रिया है। रात होगी तो सुबह भी होगी, सुबह होगी तो रात भी होगी। जीवन ऐसे ही चलता है, ये चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे, पहिया जो है ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसलिए अगर रात बिल्कुल, हुई है तो सुबह आनी ही आनी है। कहते हैं ना, इफ विंटर बिल्कुल। इज हियर देन स्प्रिंग कैन नॉट बी फार बिहाइंड, है ना। तो वही बात है, स्प्रिंग बिल्कुल, आनी ही है ना, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो बिल्कुल। दूसरी एक और आपने चीज मेरे है अगले प्रश्न का जवाब खुद ब खुद ही दे दिया कि आप किन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम लोग हर के पास कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं लाइफ़ के लिए, पॉज़िटिव रहने के लिए। तो आपने वो भी शेयर किए। हाँ, उसमें प्रेरणा कह रही। एक मुक्तक और मैं हाँ, उसके साथ में इसी के लिए जी और ज़रूर। सुनाना चाहूंगा। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और खास तौर से जो युवा वर्ग है, जो अगर हार मानता है, जो लोग जिनको लगता है कि मुश्किल हैं जिंदगी में, तमाम मुश्किलें हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर से कहना चाहता हूं कि हुँ, अ, घरों की उलझी हुई हर पहेली छोड़ दो, पैरों में हुँ, लिपटी हुई गलियां गलियां तोड़ दो, और जिंदगी का शहर है अंधेरे में डूबा हुआ, जिंदगी के हुँ। शहर को रोशनी का मोड़ दो। टूटी क्या हुई बात है! आस्था को हौले हौले जोड़ दो, बदनसीबी हुँ, की कहानी मुट्ठियों में फोड़ दो, और दर्द से घबरा के मेरे दोस्त न रुक जाना कहीं, दर्द की नींवों क्या पे बात! सोई हर इमारत तोड़ दो। दर्द की नींवों पे सोई हर इमारत तोड़ दो। और ये जो है जज्बा होना चाहिए, और इस जज्बे से
आदमी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकता है। और जब खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, देखिए आप यहाँ हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि न केवल आप खुश रहें, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको भी खुश रखें, दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाएं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरों की जिंदगी में आलोक फैलाएं, मतलब। तभी हम आलोक जी से बात करवा रहे हैं कि जितनों की जिंदगी में हम आलोक फैला सकते हैं, हम दूर दूर तक फैलाएं, और मैं साथ में फेसबुक पे शेयर कर दूं ताकि और लोग सुन सके। जी, अच्छा, अभी तक फेसबुक पे शेयर नहीं हुआ है? मैंने नहीं किया। आप भी साथ साथ कर दीजिए और अपनी एक गजल और सुना दीजिए, तब तक शेयरिंग हो जाएगी साथ के साथ। गजल? हाँ अच्छा, जी। क्या चंद चंद अशार ऐसे ही सुना देता हूँ चलेगा तो। चलेगा, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें। कुछ अशार जो मेरे लोग बार बार आजकल पढ़ रहे हैं या जो मुझे भी पसंद है बेहद, उनमें से चंद अशार में, कल भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहां पे भी मेरे सामने जो ऑडियंस थी, तमाम हाँ जी। यंग लोग, बच्चे बैठे हुए थे, तो उनको भी मैं यही कह के आया कि ख्वाब आंखों में पाल कर रखना, ख्वाब हम्म। आंखों में पाल कर रखना, दिल हवा में उछाल कर रखना, अच्छा। काम आगे ये बहुत आएंगे, शौक सारे संभाल कर रखना। तो क्या ये बहुत बात। जरूरी है। हम लोग जो हैं अपने काम में, अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें अपने जो शौक हैं या जो जिन जिन चीजों को लेकर के, अब देखिए हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो क्या होता था, शाम के 4 बजे हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे। फिर मम्मी पापा आवाज लगाते थे, हाँ बेटा शाम हो गई है, लौट आओ, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पता चला हम क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं या बच्चों के साथ घूम रहे हैं, कुछ और मस्ती कर रहे हैं। तो वो जो जिंदगी थी, वो जो पैशन था, वो जो जज्बा था उस समय, वो धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हैं तो वो खो क्यों जाता है? आपके अंदर का बच्चा कहाँ चला जाता है? आपके अंदर के बच्चे को आपको जीवित रखना है, उसको जो है आपको लगातार प्रमोट करते रहना है। और जो पैशन है आपके, जिनके लिए आप बचपन से, जैसे मुझे खेलने का बहुत शौक था, अब कम हो गया है, लेकिन अब भी जब भी मौका लगता है मैं खेलता जरूर हूँ। अब जिस उम्र में हूं, मैं तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उम्र तो मेरी 25 की है, बाकी सब अनुभव है। लेकिन मैं तो जब मरूंगा तब भी 25 का ही रहूंगा, मैं तो ये अक्सर बोलता हूँ। लेकिन अब वो खेल, जैसे टेनिस, अगर मैं चाहूँ कि आज मैं उतनी ही स्फूर्ति के साथ खेल सकूं तो वो शायद नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन रात सोने से पहले मैं चेस का गेम जरूर खेलता हूँ। मैं चेस 2-3 गेम जीतता हूँ, उसके बाद ही सोता हूँ। तो ये जज्बे जो हैं, ये शौक जो है, इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चा आपका जिंदा रहेगा, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, आप जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। और जब आप जिंदगी को अच्छे से जिएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपकी इस मुस्कुराहट से अपनी जिंदगी में भी थोड़ी बहुत मुस्कुराहट ला पाएंगे, औरों का जीवन भी आलोकित होगा। ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भागती दौड़ती जिंदगी में वो जो मी टाइम होता है अपने पैशन के लिए जो आप निकालते हो, वो बहुत जरूरी है। और आलोक जी म्यूजिक सीख रहे हैं, ये भी बताइए तो शायद लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि एक एज के बाद आके आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले कि नहीं हम कुछ खास चीजें नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा बताइए आलोक जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। एक मैंने कहा ना कि मैं 25 का हूं और जब जाऊंगा तब भी 25 का ही रहूंगा, बाकी सब कुछ अनुभव साथ में लेकर के जाऊंगा। मैं अपने आप को 25 से बड़ा होने दूंगा ही नहीं, ये मैंने तय कर रखा है। तो जहां तक म्यूजिक सीखने का सवाल है, आप देखें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 72 की एज में पेंटिंग बनाना शुरू की थी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। मुझे शौक था, मेरा हाथ संगीत में तंग है, हमारे घर में सब संगीतज्ञ हैं। अब अगर मैं मेरे इन लॉज की बात करूं तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं, वो उनको पिछले साल ही पद्मश्री मिला है, उर्मिला श्रीवास्तव, कजरी की बहुत फेमस गायिका हैं। मेरी वाइफ जो है वो संगीत प्रभाकर हैं, कथक वोकल तबला में। मेरी बड़ी बेटी जो है गाती है, गिटार बजाती है। मेरी छोटी बेटी जो है वो पियानो, यूकेलेले और वायलिन बजाती है। मैं सबसे कमजोर हूँ संगीत में घर में पूरे। तो मुझे ये लगा
एक बार जब मैंने बहुत गुस्सा आया, मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा कि ऐसा है, आपको तो ये कला आती है और मुझे नहीं आती, तो हाँ। आप क्यों नहीं सिखा देती? तो बड़े हम्म। सालों के बाद इन्होंने कहा चलिए ठीक है, आज कोशिश करते हैं। हारमोनियम उठाया हम्म। गया, इन्होंने सिखाना शुरू किया, फिर सारे गामा पाधा नीसा निकाला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम्म। वो हंसने लगी, फिर मेरी बेटी हंसने लगी। मैंने कहा क्या हो गया? कहते आप गा से गायब हो गए। तो मैंने कहा कि ठीक है, नमस्ते। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा ठीक है, अब मुझे आपसे नहीं सीखना। पर वो जो खलिश है, वो खलिश कभी गई नहीं, वो खलिश कभी नहीं गई। हम्म। मुझे 2 साल हो गए, मेरे गुरुजी आते हैं, सुबोध शर्मा जी घर पे आते हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। हाँ। हालांकि आज भी कोशिश यही है कि किसी तरह से सुर पकड़ लिए जाए पहले। तो बाकी बाकी देखते हैं, सब ईश्वर की माया है। बिल्कुल, आप लगे रहिए और आपके लिए तालियां। शुक्रिया। चलिए, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत साबिर भाई आपका। प्रणाम और प्रणाम, नमस्कार। आनंद सिंह जी कह रहे हैं 25 के हैं वो तो अच्छा है, पर वास्तव में श्रीवास्तव जी कितने के? लीजिए, उन्हें आपकी उम्र जानना है। और प्रेरणा सिंह कह रही हैं आलोक जी के मोटिवेशनल विचार सुनकर दिल प्रफुल्लित हो गया, और उनके अशआर, वाह क्या बात है। बिल्कुल प्रेरणा। और शुक्रिया साबिर भाई। सिंह साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, बाकी जितना भी आप जोड़ना चाहें वो जोड़ लीजिए, मैं हूं 25 का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको थिएटर का भी एक्सपीरियंस रहा है, नुक्कड़ नाटक आपने बहुत सारे किए हैं, तो अभिनय अगर आपको करना आता है तो उसका जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, मतलब रियल लाइफ में? और कोई आपका कोई खास ऐसा कुछ रहा हो, इंसिडेंस हुआ हो, आप शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं रियल लाइफ में अभिनय नहीं करता। अभिनय सिर्फ उसी वक्त करता हूँ कभी जब तो काम अभिनय आता होगा। जब कभी अभिनय तो की काम आता जरूरत होगा। होती है। हाँ, हाँ। लेकिन ये सही है, आप सही कह रही हैं कि स्टूडेंट लाइफ में जब मैं लखनऊ से आता हूँ, हालांकि मेरा घर ददिहाल बनारस का है, लेकिन मेरी मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन जो है 11th के बाद से वो सारी लखनऊ में हुई है। कृष्ण कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैंने एमबीए भी वहीं से किया। तो उस समय मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था वहाँ पे। लखनऊ यूनिवर्सिटी थिंकर्स काउंसिल, देन आपका क्षितिज एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अंतराल थी। अंतराल के साथ जो है वो प्रेरणा जी को 16 की फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई तो है जो कि मोटिवेट हुआ। तो अंतराल एक संस्था थी जिसके साथ मैंने रविंद्रालय में भी नाटक किया, लखनऊ में। और नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे, और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, जो स्लम एरियाज में बच्चे वगैरह होते थे उनके लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करते थे, और वहां पे जाके हम नुक्कड़ नाटक करते थे। और इथियोपिया में उस समय एक अकाल पड़ा था, तब हम लोगों ने क्षितिज के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा प्रोग्राम करवाया था जिसमें कई आर्टिस्ट वगैरह को बुलाया भी था हमने। और उसमें वायलिन के वीजी जोग साहब आए थे, और हम्म। एक बहुत फेमस कथक नृत्यांगना थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आ जाएगा, सिंह मुझे, वो थी। और कई, तो हम लोगों ने काफी पैसा भी इकट्ठा किया, जो कि यूनिसेफ को हमने दिया था। उस समय काफी नुक्कड़ नाटक हमने किए थे। नाटकों का शौक रहा है। मैं अभी आज भी थिएटर के जो लोग हैं उनसे मेरा राब्ता है, चाहे वो इप्टा के लोग हों, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के, या फिर जो यात्री थिएटर ग्रुप के ओम कटारे जी हैं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। यहाँ भी कई थिएटर ग्रुप्स हैं दिल्ली में, नाट्य स्पर्श रंग और बहुत सारे, उनसे भी मैं टच में हूँ। मुझे 2 बड़े अच्छे फेमस डायरेक्टर्स ने मुझे रोल भी ऑफर कर रखा है। मैंने कई लोगों को, क्या जो मेरे बात। मित्र लोग हैं जो कि फिल्में बनाते हैं और जो डायरेक्टर्स हैं, मैंने उनको कह रखा है भाई मेरे लिए रोल संभाल के रखना, रिटायरमेंट के बाद में करूंगा एक्टिंग। तो शौक है, अब देखिए कहाँ तक निपटा है। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि जीवन के किसी भी रंग में, मतलब कोई भी ऐसा रंग जो कि जहां जहां पे आपकी संभावना है, जैसे कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, पेंटिंग मुझे आती नहीं है, मैं मेरे बना भी नहीं पाता हूँ, स्केचिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ।
पर इसलिए मुझे, चूंकि वो एक चैलेंज है, तो मुझे लगता है कि वो भी, उसमें भी दखल देनी चाहिए। तो बिल्कुल कोशिश है, देनी चाहिए। हाँ। मैं और मेरी वाइफ बना लेती हैं, थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह कर लेती हैं, तो हम लोगों ने हम्म। कोच ढूंढ रखा है ऑलरेडी, और मौका लगेगा हम्म। तो वो भी करेंगे, मौका लगेगा तो एक्टिंग भी करेंगे। छोड़ने का कुछ नहीं है लाइफ में। बिल्कुल। और बनता है कि हर चीज में दखल अंदाजी की जाए। हाँ, की जाए। कि प्रूव तो किसी को कुछ अच्छा। करना नहीं है। अब जैसे म्यूजिक सीख रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे कोई इंडियन आइडल तो बनना नहीं है, हाँ। और यात्रा है, और उस यात्रा को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल अपने पेस पे सब करते जाना है और एंजॉय करना है सब चीजों को। जी जी जी। तो हमारे साथ प्रेम सिंह जी जुड़ चुके हैं मंच संचालन के मद्देनजर। पूनम का बहुत शुक्रिया प्रेम सिंह जी। और आपका जुड़ने के लिए इसमें भी कोई दो बहुत राय नहीं है, शुक्रिया। मैं प्रेम सिंह जी की बात से पूरी तरह से मैं उसकी तस्दीक करूंगा कि मन संचालन में आपका जवाब नहीं। और खुर्रम नूर जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आपने पढ़ लिया होगा। मैंने पढ़ लिया है, पर बात यही है कि अ, वो खुद एक बेहतरीन इंसान है और एक बेहतरीन पर्सनालिटी के बिल्कुल। मालिक हैं। तो ये तो वही वाली बात हुई कि वो मुझे गांधी जी कहें और मैं उन्हें टैगोर कहूँ, मैं गुरुदेव कहूँ। तो बात, क्योंकि ऐसा ही हुआ था वास्तव में। गुरु गांधी जी हाँ। ने उनको गुरुदेव कहा, गुरुदेव ने उनको जो है महात्मा कहा। तो दोनों ने एक दूसरे को हम्म। कॉम्प्लीमेंट किया, बट वो खुद एक बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं आपसे। और अगला सवाल रखा जाए। जी, आपके कोई पसंदीदा शायर, कवि, कई हैं, मतलब उनमें किसे से पढ़ना आप पसंद मैं करते हैं? और एक दो आप अपने कंटेम्पररीज भी बताइएगा। मेरे कंटेम्परेरीज में मतलब जो भी लोग अच्छा लिखते हैं वो सब मेरे पसंदीदा शायर हैं। देखिए क्या होता है, कोई जरूरी बात नहीं है, हो सकता है कि किसी का एक शेर भी आपको ऐसा छू जाए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं शुजात हुसैन साहब को सुन रहा था, सितार बजाते हैं, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, और बजाते बजाते कई बार वो गुनगुनाने लगते हैं। तो जब मैं उन्हें सुन रहा था, षणमुखानंद मुंबई का में कार्यक्रम था उनका, और उनके मुंह से एक शेर निकला कि मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे हम्म। फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत मेरे साथ जल ना जाए। अब ये क्या शेर जो है, बात। ये मेरे अंदर ऐसा घुसा कि मैं कई दिन तक सोचता रहा, मैंने किसने लिखा है, किसने लिखा है, क्या है। तो बाद में पता चला कि अनवर मिर्जापुरी साहब का ये शेर है। और हम्म। अब मैं अनवर मिर्जापुरी साहब के बाकी उससे तारुफ मेरा उतना नहीं है, लेकिन वो एक शेर, उनके उस हम्म। कद को या उनके उस म्यार को वो मेरे सामने जिंदा कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो हैं वो इन छोटे छोटे अशार भी किसी के हैं तो बड़े पॉपुलर हैं, बट बाकी अगर मेरी पसंद की बात करें तो मुझे बशीर बद्र साहब बहुत पसंद है, साहिर लुधियानवी बहुत मेरे भी पसंद है। फेवरेट। हाँ, और बशीर बद्र साहब जो हैं, मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, बता। गहराई में रो लेना। तो ये बशीर बद्र साहब हैं। बिल्कुल। और अभी हाल ही में भोपाल में मैं दर्शन करने का मौका मिला, बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो अल्जाइमर्स से ग्रसित हैं, हाँ। सो रहे थे, उनको उठाया नहीं, लेकिन मैं उनके पांव छू हम्म। के चला आया। तो बड़ी बात है। जी। तो कुछ और अपना सुना दीजिए अब, फिर आगे अच्छा, बढ़ते हैं। चलिए कुछ अशार सुना देते हैं। एक जी। पुरानी, इसको नज़मी कहेंगे क्योंकि इसका मीटर में नहीं है, ये गजल नुमा है, मीटर में नहीं है, लेकिन अच्छी लाइनें हैं, तो मैं उसको सोच रहा हूँ सुना दूं। कि क्या हुआ होगा जरा सोचो तो उस दिन भोर को, क्या हुआ हम्म। होगा जरा सोचो तो उस दिन भोर को, रात भर थामा किए थे ख्वाबों की एक डोर को, रात भर थामा किए थे ख्वाबों की एक डोर को, और पगली सी फिरती रही वो जंगलों में रात भर, चांदनी हम्म। को आस थी कि ढूंढ लेगी मोर को। क्या पगली बात। सी फिरती रही वो जंगलों में रात भर, चांदनी को आस थी कि ढूंढ लेगी मोर को, और हम्म। छनती रहे फूलों की गाढ़ी क्यारियों की दूब से,
छनती रहे फूलों की गाढ़ी क्यारियों की धूप से, आंधियां आए कि हाँ धूप आजमाए जोर को, और क्या कहें खुद से ही अनबन हो गई है किस लिए, छूटने देना हाँ, नहीं हाथ आए छोर को, छूटने क्या देना बात है। हाथ आए छोर को। ये बहुत पुरानी, ये मेरे ख्याल से ये 82 या 84 में, जब मैं शायद ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय लिखी। मतलब आप शुरू से बहुत खूबसूरत लिखते हैं। ये तो, इसका जजमेंट तो आप लोग करेंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ। हमने वर्डिक्ट दे दिया। जी। एक और और हो कुछ, जाए, ये तो बहुत छोटी सी थी। चलिए चलिए, चंद अशार ऐसे ही मुख्तसर अशार पढ़ देता हूँ कि जी, ख्वाब शाबाश। मेरे बहुत मचलते हैं, ख्वाब ख्वाब मेरे मेरे बहुत मचलते हैं, बहुत मचलते हैं, बहुत मच ये तेरे साथ जब टहलते हैं। आहा, क्या बात, क्या बात। ख्वाब मेरे बहुत मचलते हैं, ये तेरे साथ जब टहलते हैं, जब टहलते देख हैं। कर देख कर तुमको साथ में अब भी जलने वाले भी हुँ, खूब जलते क्या बात। हैं, देख कर तुमको साथ में अब भी जलने वाले भी खूब जलते हैं। और चलते तुमको हैं। खिड़की से छुप के क्या देखा, हुँ, तुमको खिड़की से छुप के क्या खिड़की देखा, घर के पर्दों के पर निकलते हैं। क्या बात। तुमको खिड़की से छुप के क्या देखा, घर के पर्दों के पर निकलते हैं। और हुँ, दूसरा एक और कि हमें खबर ही नहीं थी कमाल थे हम भी, हुँ, हमें हमें खबर ही खबर नहीं ही थी नहीं थी कमाल थे कमाल। हम भी, पता चला है किसी का ख्याल थे हम भी, पता क्या बात, चला है बहुत खूबसूरत। पता चला है किसी का ख्याल थे हम भी। और जो दे रहे हैं हुँ, नसीहत तरेर कर आंखें, हुँ, जो दे रहे हैं नसीहत तरेर कर आंखें, कभी उन्हीं के लिए हुँ, एक मिसाल थे हम भी। साथ थे हम भी। और न ढूंढ पाए कभी भी जवाब हम मिलकर, हुँ, न ढूंढ पाए कभी भी जवाब हम मिलकर, सवाल बिल्कुल, तुम थे अगर तो सवाल थे हम भी, तो हम भी, क्या सवाल बात, क्या बात। तुम थे अगर तो सवाल थे हम भी। और एक खुर्रम नूर साहब सुनना चाहते हैं शायद, जो मुझे समझ में आ रहा है वही है, तो मैं सुना देता हूँ। गुलाबी शर्ट। गुलाबी शर्ट तो नहीं है, बस शर्ट है, हाँ ऑफ कोर्स। ओके। प्रेम सिंह जी काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार प्रेम जी। तो ये, इसको मैं भावचित्र बोलता हूँ। जी, स्वागत। जो शर्ट बेहद पसंद थी तुमको, हुँ, कल पहन कर आया था मैं। हुँ, जो शर्ट बेहद पसंद थी तुमको, कल पहन कर आया था मैं। हम दोनों बहुत देर तक टकटकी लगाए राह देखते रहे तुम्हारी, पर तुम हुँ, नहीं आए। हम हाँ, दोनों बहुत देर तक टकटकी लगाए राह देखते रहे तुम्हारी, पर तुम पर नहीं तुम आए। नहीं। और रंग उतर गया हम दोनों का, और रंग ब्यूटीफुल। उतर हम और रंग दोनों का। उतर गया हम दोनों का। कुछ पुराने, एक और लिखी हुई उस समय की, जब मैं शायद वही पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का टाइम रहा होगा, हुँ, कि पढ़ रहा हूं किताबों में तुम्हारा चेहरा, हुँ, ख्यालों में ख्वाबों में तुम्हारा चेहरा, पन्नों में रखे हुए महके महके गुलाबी गुलाबों में तुम्हारा चेहरा, क्या बात। जीवन के खाते में एक ही पन्ना है, उस पर हुँ, हुए हिसाबों में तुम्हारा चेहरा, और आईने से पूछे सवालों के मैंने पाया है जवाबों में तुम्हारा चेहरा। क्या तो देखिए, मैंने इधर गुलाबी भी कंप्लीट ले लिया और उधर शर्ट भी ले ली, तो गुलाबी शर्ट हो गई है। अब मैंने की फरमाइश पूरी कर दी खुर्रम नूर बिल्कुल, साहब। बिल्कुल। मुझे मुझे आपकी शायरी या नज़्म भी जैसे आप सुना रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट लगती है। आपकी कोई भी शायरी की शुरुआत या गज़ल की शुरुआत या नज़्म की शुरुआत किस तरीके से होती है? मैं समझा नहीं, मतलब किस तरह से, मतलब
लिखना कैसे शुरू करते हैं? मतलब आपको कुछ आज लिखने का मन है तो शुरुआत में मतलब क्या एक थॉट आना चाहिए, कुछ ख्याल, मतलब कैसे शुरुआत होती है? एक शब्द आना चाहिए, कुछ लाइन आ गई, देखिए, कुछ आमद हुई, कैसे शुरुआत हाँ, होती है आमद आपकी? होती है। देखिए, कवि लोग जो हैं, वो शायर लोग जो हैं, वो संजीदा और संवेदनशील लोग होते हैं। हम्म। तो कई बार ऐसी चीजें आपके सामने से गुजरती हैं कि आप उसे देख करके आप यू गेट मूव्ड, इसको बोलते हैं ना हम्म। आप। अब जैसे महादेवी वर्मा ने जब ये लिखा था, सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, वो तोड़ती पत्थर, तो कैसे लिखा होगा? उन्होंने देखा उसे। हम्म। आप समझ रही हैं? तो इसी तरह से अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो रास्ते से गुजर रहे हैं, मुझे कोई नजर आया। मैं जयपुर गया था और हम्म। रात का वक्त था, ट्रेन से उतरा, मुझे होटल जाना था, और रास्ते में फुटपाथ पे बहुत सारे लोग सोते हुए दिखे। पतला सा हम्म। फुटपाथ था, इधर से गाड़ी गुजर रही, उधर से गाड़ी आ रही है। और उन लोगों को जब देखा तो मन जो है वो पूरी तरह से गीला हो गया, आंखें गीली हो गई, भावुक हो गया मैं देख करके। ये भी तो लोग हैं, ये भी तो किसी के बच्चे होंगे, ये भी तो किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, ये यहाँ पर ऐसे लेटे हुए हैं। हम्म। बस बन गई रचना। अब किसी कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि जब आप के जीवन में घटनाएं घटती हैं, जैसे एक अगर मैं बात करूं, एक किसी को मुझसे मिलने आना था हम्म। और वो आए पर मुझसे नहीं मिले और चले गए। हम्म। तो प्रमोद जी भी जुड़ गए हैं। तो वो अच्छा, गलती से प्रमोद हो जी, गया होगा। नहीं, प्रमोद जी जासूसी करने आए थे मुझे लगता है। उन्हें चलिए, बैक स्टेज रहना होता है, हाइलाइट करने होते हैं, जी इसलिए जी, कोई उन्हें बात बैक नहीं, स्टेज ही रहना उनका होता है। उनका हक बनता है, उनका हक हाँ जी। बनता है। तो वो आए जी। और मुझसे बिना चले गए, मिले मिले बिना चले गए। तो लाइन हो गई कि वो मुझसे मिलने आए थे और हमसे मिलने आए थे और हमसे नहीं मिले, फूल खिलखिलाए पर हाँ। खुलकर नहीं खिले, और हकीकत पीट हम्म। करके गुनगुनाती रही, गुस्ताखियां करते रहे ख्वाबों के सिलसिले। तो इस तरह से अब ये कभी भी कुछ भी बन जाता है। आ, बस थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, सोचने की उसको, और बस। ये कवि लोग होते हैं, शायर लोग सेंसिटिव होते हैं, दूसरों से अलग सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। जितने भी लोगों ने कहानियां लिखी हैं, या जो बड़े, अब आप मुंशी प्रेमचंद जी को लीजिए, तो उन्होंने जो भी कुछ अपनी रचनाओं में लिखा है, वो आम जीवन से ही तो हम्म। उठाया है। उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, जो सामने, वहीं से उठाया उन्होंने। और बस ये है कि बिल्कुल। वो उन लोगों की पीड़ा अन्य लोगों से ज्यादा महसूस कर पाते थे, तो वो राइटर बन गए, लेखक हो गए। ऐसे ही कवि बन जाता है, ऐसी बिल्कुल। कविताएं आती हैं। जी। बिल्कुल। आपने खुर्रम जी के मन की इच्छा पूरी कर दी, तो खुर्रम जी आपको शुक्रिया 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 कह रहे हैं। और शुक्रिया तो प्रेरणा उनका भी है कि बहुत वो जुड़े इच्छा। हुए हैं और सुन रहे हैं, वो वक्त बिल्कुल। निकाल करके मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो और शुक्रिया तो उनका उनका बनता साथ प्रेम सिंह जी दे रहे हैं, प्रेरणा दे रही है। हैं, और प्रमोद भाई तो लगातार साथ में है ही हैं। जी जी। तो चलिए हम एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर हम 3 जनरेशन्स की बात करें, हमारी, हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बॉन्डिंग हमारे में और हमारे पेरेंट्स के बीच में थी, क्या सेम तरह की बॉन्डिंग हमारे बच्चों के साथ हमारा है, या किस तरह का रिलेशन अभी है तीनों जनरेशन्स में? आपको क्या लगता है, खराब हुआ है, अच्छा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप है, या बेटर हुआ है? आप क्या समझते हैं इस चीज के बारे में? अगर मैं अपने घर की बात करूं, तो हमारे यहाँ तो जो रिश्ता मेरे और मेरे पिताजी के बीच में जैसा भी है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो उस तरह का रिश्ता हमारे बच्चों के साथ भी है, बल्कि मेरे बच्चे मेरे पापा के लिए मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हैं।
तो अगर मैं कोई चीज़ इग्नोर कर दूँ, या जैसे मेरे फादर मुझे बुला रहे हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे बच्चों से डाँट पड़ जाती है कि आपने आज पापा के साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, टाइम स्पेंड नहीं। या आपको बैठना चाहिए था, या आप बात करें उनसे। तो मुझे लगता है ये हर घर के लिए अलग हो सकता है, पर अगर मैं इन जनरल अगर बात करूं, तो कुछ हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रोबेबली जो रिश्तों में जो एक मिठास, हालांकि पहले समय की दूरियां अलग थी, आज के समय की दूरियां अलग हैं। पहले अलग समय है, भी बिल्कुल। दूरियां थी, पहले समय दूरियां थी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि हम पापा के हम्म। सामने कैसे जाएंगे, हम पापा कैसे? से कैसे कहेंगे। हम्म। आप बैक स्टेज चली गई हैं लग रहा है, या आपका नेट गड़बड़ हो गया है, मैं अकेले रह गया हूँ फिलहाल। अच्छा नहीं, खैर आप आ गई। अभी लग रहा था कि मैं अब इस वक्त अकेले बात कर रहा हूँ। तो पहले दूरियां ये होती थी, जैसे मेरे पिताजी जो हैं, उनको अगर अपने मेरे बाबा से बात करनी हो तो साहस ही नहीं होता था कि हम जाएं कैसे और कैसे बात करें, कि पापा कल हम्म। मुझे जो है मेरा एक मैच है, मुझे खेलने जाना है, या मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ। तो हम्म। उस वक्त इस तरह के फासले होते थे। अब फासले इस तरह के हैं कि दोनों वो मसरूफ हैं, मतलब बच्चे जो हैं वो पता चला कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, या वो मे बी मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, या उनके अपने जो हैं कामकाज इतने हैं, इतने बिजी हैं। तो रिश्तों में दूरियां थोड़ी बहुत तब भी थी, थोड़ी बहुत आज भी हैं, पर ये अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, मुझे लगता है संस्कारों पे डिपेंड करता है कि आपको घर में किस तरह की परवरिश मिली है। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि बच्चे तब भी सेंसिटिव थे, आज भी हैं। ये जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी कमी आई है, पर ठीक हो जाएगा सब। मैं तो आशावादी आदमी, मुझे तो लगता है कि कहीं कोई कमी है भी नहीं है, जो है भी तो वो परिस्थिति और समय की वजह से है, और परिस्थिति और समय ठीक होंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, सकारात्मक सोच रख के बस चला जाए। जी जी जी। जी। तो आलोक जी, चलिए मेरा अगला प्रश्न है जी। कि ऐसा कौन सा गुण, स्त्रियों का ऐसा कौन सा गुण जो आपको लगता है पुरुषों में आ जाए, और पुरुषों का ऐसा कौन सा गुण आपको लगता है कि वो स्त्रियों में आ जाए? महिलाओं का या स्त्रियों का तो सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। एक स्त्री जो है वो उसके कई रूप जो हैं, माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, पुत्री, इन सभी रोल्स में स्त्रियां न केवल संवेदनशील होती हैं, न केवल उन चीजों को गहराई से महसूस कर सकती हैं, न केवल वो बहुत सहनशील होती हैं, जैसे कि धरती, इसीलिए वो माँ, धरती को भी माँ ही इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो सबका बोझ उठाए हुए है। तो माँ का जो रोल है वो पूरे परिवार को बांध के रखना, बच्चों को सबके लिए करना, वो एक ऐसा गुण है कि वो पुरुष में होता नहीं। पुरुषों को ये देखा गया है कि पुरुष जो हैं वो लड़कियों पे फप्तियां कस सकते हैं, लेकिन लड़कियों को कभी भी फप्तियां कसते हुए नहीं देखा गया पुरुषों पर। पुरुष जो है वो स्त्री के ऊपर तेजाब फेंक सकता है, पर स्त्रियों को कभी भी जो है पुरुषों पर तेजाब फेंकते हुए नहीं देखा गया। ये क्यों है, ये ऐसा? ये जो गुण है, स्त्री गुण है, अगर ये पुरुषों में आ जाए तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये गुण नहीं है पुरुष के अंदर। पुरुष के अंदर जो है वो एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो कि मुझे लगता है कि वो, जिसको एनिमल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं एक तरीके से, वो नहीं होनी चाहिए। वो अगर स्त्रीत्व या स्त्री का वो गुण अगर उसको मिल जाए, जैसे कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लोग कहते हैं, या फिर आंसू नहीं आते, पर मुझे लगता है ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। आंसू क्यों नहीं आते? आंसू आने भी चाहिए। जो अगर कोई बहुत नरम दिल है,
या कोई स्पॉन्ज की तरह से है। आप फिर चली गई हैं पीछे बैक स्टेज, मैं अकेला रह गया हूं। तो खैर, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं कि स्पॉन्ज की तरह से अगर कोई है तो स्पॉन्ज को नहीं तोड़ा जा सकता। आप कठोर हैं, आप लकड़ी की तरह से कठोर हैं तो आपको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आप स्पॉन्ज की तरह से नरम हैं तो आपको तोड़ा नहीं जा सकता। सो पोलाइट और फर्म रहने की में आप रह सकते हैं, और एक स्त्री के ये नरम दिल होने का या सहनशील होने का ये गुण अगर पुरुष को मिल जाए तो बड़ी बात होगी। और पुरुषों के अंदर जो गुण हैं, जो कि आप कह रही हैं कि पुरुषों का कौन सा गुण जो है वो स्त्री को अगर मिल जाए, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो पुरुषों में होती है, अगर वो स्त्रियों को मिल जाए तो पुरुष जो है वो तो बचेंगे ही नहीं। फिर कहीं कुछ नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फिजिकल स्ट्रेंथ एक वो है, कहा भी जाता है कि फेयर सेक्स है और ये जो है स्ट्रॉन्गर सेक्स है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा मुझे लगता है कि वैसे तो क्या है, मुझे ये लगता है कि स्त्रियां आज कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुषों के साथ चल रही हैं और बराबरी पर खड़ी हैं। ऐसे कोई चीज नहीं है जो कि पुरुषों में है और जो स्त्रियों के पास नहीं है। तो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी में हैं, सब जगह बंदूकें भी चला रही हैं, सब चीजें कर रही हैं। तो स्त्रियों में कोई ऐसी, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हर प्रोफेशन में हैं। तो पुरुषों के तो सारे गुण स्त्रियों ने पहले ही हथिया लिए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है पुरुषों के पास में। बहुत पुरुषों को बहुत जरूर बहुत स्त्रियों की शुक्रिया। सहनशीलता लेने की बहुत आवश्यकता बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत सोच रखने के लिए, आपके लिए। धन्यवाद। चलिए, अब आपके सारे सवाल वैसे खत्म हुए, अब आपका बस एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अरे बाप रे बाप। आप तैयार हैं? अरे तैयार तो हम पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, लेकिन आप पूछिए। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, चाहे वो एक शब्द का हो या एक लाइन का हो। आपका फेवरेट सॉन्ग? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे अनपढ़। फिक्शन, नॉन फिक्शन? फिक्शन। फिक्शन। आपका पसंदीदा नॉवल? ज्यादा नहीं पढ़े, पर मुझे गबन जो है खासतौर से प्रेमचंद का। ओके। वो मनी पसंद। और फेम? फेम। फेम पक्का? 100%। ओके। बाइक और स्कूटी? बाइक डेफिनेटली। क्यों, ज्यादा ट्रेंडी है इसलिए? हाँ, बाइक it और suits, स्कूटी? I mean, if you are manly, it suits you. ओके, चलो, Bike suits you more. फेयर Scooty, इनफ। scooty is for girls, bikes are for हाँ। boys. और आपको अपने आप को वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो? बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक शब्द, कुछ भी। चलिए, अविरल। 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स। अविरल। एक शब्द में अविरल। चलिए, 5 वर्ड्स बता दीजिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक शेर पढ़ देता हूँ उसकी जगह पे, कि हवा के परों पर सवार हूं मैं, जिधर लेके जाएगी चला जाऊंगा। तो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं। मुझे लगता है कि जिंदगी के प्रवाह में जिंदगी के साथ बहते रहना ज्यादा जरूरी है, बिना कुछ सोचे समझे। ये नियति है जो कि आपका रास्ता तय करेगी। हवा है, मेरा जो वजूद है, मैं जो कुछ हूं, वो एक पत्ते की तरह से हूं। हवा उड़ रही है, हवा लेके जा रही है। हवा चाहे तो पत्ते को उड़ा करके ले जाए, हवा चाहे तो नीचे गिरा दे। गो विद तो द फ्लो। वजूद जो है वो पत्ते जैसा है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। सूक्ष्म रहना बहुत मुश्किल काम है, कोशिश करता हूँ कि सूक्ष्म रहूं। गुड। और पहली या दूसरी बार मिलने पर सामने वाले की क्या चीज आपको प्रभावित करती है? मुझे
सामने वाले की अगर रैपिड फायर बात, है ये। ये जी हाँ, तो बट ये सब बड़े मुश्किल सवाल आप पूछ रही हैं मेरे से। तो मुझे ये पसंद है कि, एक मिनट, एक फोन आ रहा है क्या, वो किस तरह से दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो दे क्या रहे हैं लोगों को। अगर मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा है, वो व्यक्ति मुझे इमीडिएटली बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि खुद के लिए तो सारी दुनिया जी रही है। हम सब आते हैं, हम सब चले जाते हैं, पर हम आने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का, हमने दूसरों के लिए क्या किया, हम क्या एक भी चेहरे पर स्माइल ला पाए हैं। तो मुझे ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के चेहरे पर एक छोटी सी भी स्माइल ला सकता है, लाता है, वो मुझे बेहद पसंद है। वो कोई भी हो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो चेयरमैन हो किसी कंपनी का, चपरासी हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। पर वो अपनी जगह पर वो दूसरों के जीवन में किस तरह से रोशनी फैलाता है, रोशनी लाता है, वो मुझे प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट, अपनी कोई आदत जो आपको बदलनी हो। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसपन, बहुत आलसी हम हूं सब मैं। का आजकल यही हाल है। मेरा बस चले तो मैं दिन भर रात भर सोता रहूं। चलिए, बढ़िया बढ़िया पैसे बढ़िया। आते रहे और बस अकाउंट में। ये सही है। मैंने आपको चॉइस पूछा था। चलिए नेक्स्ट, समाज की कौन सी मानसिकता जो आप बदलना चाहेंगे। नफरत, दूसरों से नफरत करना। हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे इंसान हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम दूसरों से नफरत कर सकते हैं। मजहब भी एक है उनमें से, कि हम धर्म या मजहब की वजह से दूसरों से नफरत करते हैं। हम दूसरों की काबिलियत से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। हम दूसरों की तरक्की से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। अगर कोई आदमी आपसे आगे निकल गया, कोई बेहतर कर रहा है या कोई अपनी तरीके से सोचता है, तो उसको उसको हक बनता है, उसने मेहनत की होगी, या वो एक अपना तरीका है, उसका एक अंदाज है उसका जीने का, सोचने का, वो उसके लिए स्वतंत्र है। उसको उसको उससे आपको क्यों जो है, आप उसकी जर्नी में, उसकी यात्रा में जो है, क्यों आप अपनी, कहते हैं ना, फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हैं आप उसके। आप अपनी यात्रा में रहिए, उसको उसकी यात्रा में रहने दीजिए। बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट इंटरव्यूअर यू नो सो फार। यू हैव चॉइसेस, पूनम, आलोक। फिलहाल तो मैं पूनम ही कहूंगा, क्योंकि इंटरव्यूअर इस वक्त आप हैं, मैं नहीं। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा होता आपका, तो आई वुड हैव बीन बेटर इंटरव्यूअर, ऑफ कोर्स। गुड। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था, ये तो सिर्फ एक मजाक था कि आपको इंटरव्यू लेना पसंद है या इंटरव्यू देना पसंद है। दोनों, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में गुफ्तगू हो रही है। आप जब हाँ, इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब भी गुफ्तगू होती है, मैं उसे भी एंजॉय करता हूँ। मैं इंटरव्यू दे रहा हाँ। हूँ तो भी गुफ्तगू हो रही है, मैं वो भी एंजॉय कर रहा चलिए, हूँ। आपका रैपिड फायर राउंड यहीं खत्म होता है और अब आप कुछ भी अपने मन से सुना सकते हैं। शुक्रिया। अब यही तो बस मुश्किल काम है ना, कि अपने मन से सुनाने वाला। तो कोई नहीं, खुर्रम जी से बोलते चलिए हैं, वो मैं आपके लिए। चलिए मैं हाँ, खुर्रम साहब अगर कुछ पूछते हैं तो मैं हाँ, कोई कुछ सुनना सुना दूं। चाहता है तो आप बता दीजिए। गजलें तो जैसे आजकल लिख ही रहे हैं और सुनाते भी रहते हैं। सोच रहा हूँ मैं एक हम्म, कविता एक अलग से सुना देता हूँ। और ये हम्म, अभ्यर्थना है सभी के लिए, सबके लिए प्रार्थना है मेरी। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, जो सुनेंगे, जो नहीं भी सुनेंगे, सबके लिए, हम्म, पूरा मानव जाति के लिए, कि पूर्णिमा के चंद्रमा से धरा तक, हम्म। ओस की सीढ़ियों से उतरे जो चांदनी, तुम्हारी हो। वाह। सुदूर क्षितिज के ऊपर चढ़ते सूरज की नारंगी रश्मि पताका,
हरी धूप पर बिछने से पहले तुम्हारी हो। क्या बात। सावन के पहले बादलों की गोद से उतरकर थिरकती बूंदों से शुद्ध सुवासित नृत्य करती बयार तुम्हारी हो। निर्झर अविरल बहते झरनों से आह्लादित झील के मध्य में श्वेत कमल पर बैठे नीलकंठ की चहचहाहट तुम्हारी हो। इस पृथ्वी के हर खंड से ब्रह्मांड तक फैले अज्ञेय आयाम से विकीर्ण सुख की अदृश्य आकाशगंगा तुम्हारी हो। शाश्वत समय के अंक में ठिलाते ये क्षण तुम्हारे हों, ये वर्ष तुम्हारा हो, ये सदी तुम्हारी हो। बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। और क्या सुनाऊं? कुछ भी जो आपको पसंद हो। कोई कविता सुनाइए, खुर्रम जी कह रहे हैं। अच्छा, कविता सुनाए? ये तो कविता शुक्रिया ही प्रेम थी। सिंह। मतलब एक और सुना दीजिए। चलिए एक और सुनाता हूं। सब लोग कह रहे हैं कि राम का आगमन हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि राम की खोज अभी जारी है। राम की खोज सतत है और मैं प्रतीकों से अपनी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है वो लोगों को समझ में आएगा। स्वागत। वेदना के विशाल व्योम में राम तुम्हारी सतत खोज है। वेदना के विशाल व्योम में राम तुम्हारी सतत खोज है। हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं। हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं। वनवास सरीखा है जीवन, हैं भरत प्रतीक्षा सी आशाएं। मृग मारीचिका के विलोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। क्या बात। और प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही, प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही सूर्पणखा का भाग्य लिए। हुआ जटायु मन का पाखी, प्रेम प्रदीप्त वैराग्य लिए। जो ग्राह्य नहीं है उसी सोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। सतत। और हृदय तिमिर हुआ है रावण, सूर्य विभीषण हुआ नहीं। मूर्छित लक्ष्मण से प्रयास हैं, संजीवनी पर्वत मिला नहीं। अंगद निश्चय के होम में, अंगद निश्चय के होम में राम तुम्हारी सतत खोज है। सतत खोज है। और भाव समर्पण मिला नहीं। ये रामायण के सभी कैरेक्टर्स हैं जिसमें आप सुन रही हैं। भाव समर्पण मिला नहीं शबरी की जूठन जैसा। व्यथा सहन करता कैसे था नहीं कोई शत्रुघ्न ऐसा। किंतु विश्वास के रोम रोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। और इसका आखिरी बंद है कि है परीक्षा नियत की फिर से, है परीक्षा नियत की फिर से, सीता सी आहुति देनी है। मर्यादा की पृष्ठभूमि पर समय की स्तुति करनी है। अब सृष्टि के अविरल ओम में राम तुम्हारी सतत खोज है। अब सृष्टि के अविरल ओम में राम तुम्हारी सतत खोज है। वेदना के विशाल व्योम में राम तुम्हारी सतत खोज है। राम तुम्हारी बेहद खूबसूरत, बेहद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्रेम सिंह जी, प्रेरणा। अशार और पढ़ देता हूँ। हाँ जी, मेरे मैं बस वही कहने वाली थी जी। अब ये गजल के चंद अशार की। एक बारगी ऐसा ही लगा खेल रही है, एक बारगी ऐसा ही लगा खेल रही है। परजीस्त मुझे कब था पता खेल रही है, खेल रही है। परजीस्त मुझे कब था पता खेल रही है। और मुश्किल से समझ पाया था किरदार में उसका, मुश्किल से समझ पाया था मैं किरदार में उसका। लो फिर से अभी उसकी अदा खेल रही है। क्या बात। लो फिर से अभी उसकी अदा खेल रही है। और आया जो उजाले में तो दिखता ही नहीं कुछ, आया जो उजाले में तो दिखता ही नहीं कुछ। किस्मत भी मेरी खेल नया खेल रही है। खेल रही है। क्या बात।
किस्मत भी मेरी खेल नया खेल रही है, खेल। और हंस दूं तो शिकायत है, हम्म। मनाही की जो रोऊं। आहा। हंस दूं तो शिकायत है, मनाही की जो रोऊं। दुनिया भी मेरे जज्बात से क्या खेल रही है, दुनिया भी मेरे जज्बात से क्या जज्बात से खेल क्या रही है। खेल रही। और कुछ साथ तो जाना ही नहीं, फिर भी अकड़ है। हम्म। कुछ साथ कुछ तो जाना साथ ही नहीं, फिर भी अकड़ फिर है। भी अकड़ है। मैं हाँ। जानता हूं मुझसे अना खेल रही है, खेल रही है, मैं जानता मुझसे हूं अना मुझसे खेल रही है। खेल रही है। शानदार एक शानदार बार भी शानदार। ऐसा ही लगा खेल रही है, पर जीस्त मुझे कब था पता खेल रही है, पर जीस्त मुझे कब था पता खेल रही है। बहुत नाउ बहुत शुक्रिया आलोक जी। और हमारे साथ जो भी लोग बने बने रहे, प्रेरणा सिंह, खुर्रम जी, प्रेम सिंह जी, आर के सिंह जी, प्रमोद भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आलोक जी, आपने अपना वक्त दिया। आपके वक्त के लिए, ख्यालात के लिए, जिंदगी के तजुर्बे, खूबसूरत सोच, मुस्कुराहट, शानदार शायरी, पॉजिटिव एनर्जी, सब हमारे साथ साझा करने के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी थैंक यू। लेखनी चलती रहे, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराहट और पॉजिटिव वाइब्स बिखेरते रहें। तो शुक्रिया। बस यही हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, फिर हम विदा लेते हैं। शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहता हूं, प्रमोद जी का और नए सुर के पटल का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप बेहद खूबसूरत संचालन करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मेहनत भी आपने की है, और शुरुआत में ही जो है वो पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी आपने, तो सारे राज निकलवा लिए, उसके लिए और भी शुक्रिया। तो ये नए सुर को और सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और सभी का अभिनंदन। और मुझे लगता है कि जो कुछ आपने सवाल पूछे, उन सवालों का मैंने सही और सटीक उत्तर दिया होगा, खास तौर से रैपिड फायर राउंड का। तो ये तो आउट ऑफ बिल्कुल। सिलेबस था पूरा, लेकिन जो कुछ आपने पूछा वो मैंने तो समझ में आया, मैंने सब गिफ्ट जवाब। गिफ्ट हैम्पर आपके यहाँ भिजवाया जाएगा। जी प्रमोद हाँ, भाई, उसका इंतजार रहेगा। आलोक जी को गिफ्ट हैम्पर भिजवा दीजिएगा। तिवारी जी को बोलिएगा कि मेरा बिल्कुल। गिफ्ट हैम्पर जो है भिजवाएं। तो ऐसे रैपिड फायर बिल्कुल राउंड के बाद तो मिलना बनता है। बनता है, बिल्कुल बनता है। जी तो जी, आ गए तिवारी जी आ गए। तिवारी जी, गिफ्ट अवश्य हैम्पर। आनंद। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपके पटल का, कि आप लोगों ने मुझे मेरा सौभाग्य आमंत्रित होगा किया। आपसे मुलाकात करना। जी जी, नहीं बिल्कुल स्वागत है आपका, धन्यवाद। जब आप आए जी। बहुत बहुत नमस्कार, सभी को चलिए प्रणाम, विदा शुभ लेते हैं रात्रि। और सभी शुभ का आभार। रात्रि। शुभ रात्रि, शब शुभ खैर। रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय भारत, वंदे मातरम।